नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी साहब को बचाने इंडिया के सामने खड़े हुए 200 सांसद। खेड़ा ने खदेड़ा, प्रियंका ने बोलती की बंद नहीं आए गृह मंत्री की। वहीं जस्टिस बागची के तेवर से टेंशन में आए ज्ञानेश कुमार, नोटिस जारी एसआईआर पर सुप्रीम एक्शन की। और क्या पीएमओ ने कहा था फर्जी वीडियो शेयर कर फंसे बीजेपी में गए हरभजन सिंह की। और क्या 72 घंटे में कांपेगी बीजेपी की 22 सरकारें, कॉकरोच पार्टी के ऐलान से थरथरी की। वहीं खबर के अंत में बात होगी बैकफुट पर मोदी सरकार, जेपीसी में भेजा जाएगा बिल, इंडिया की बड़ी जीत की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा में आज हुआ जमकर हंगामा। आप के 8 विधायकों को मार्शलों ने निकाला चावल फेंकने के आरोप। सोनिया गांधी बोली मनमोहन सिंह सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक थे, उनकी ईमानदारी का रिकॉर्ड बीजेपी सरकार से अलग, इतिहास उन्हें सम्मान से याद करेगा। ध्रुव राठी को बड़ा झटका, भारत में बैन हुए देवी देवताओं पर टिप्पणी वाले वीडियो, गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी। भूपेश बघेल बोले अपने बाप के घर से पेट्रोल लाए बीजेपी। जनार्दन मिश्रा के बयान पर दिखा पलटवार। E20 विवाद पर कहा भाजपा नेता होश खो बैठे हैं। भाजपा के झारखंड बंद का मिला जुला असर, स्कूल दफ्तर खुले, कई जगह बाजार बंद। विधानसभा घेराव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई बहस। मजाक अच्छा है, खेल शुरू, अभिनेता प्रकाश राज ने वोटर लिस्ट से नाम कटने का किया दावा। कांग्रेस या भाजपा को आंदोलन हाईजैक नहीं करने दो, जेनजी को मायावती ने बसपा की राह दिखाई। Y+ सिक्योरिटी फिर भी पिटे खालिस्तानी विरोधी नेता मंड, बोले पंजाब पुलिस जवान हाथ जोड़ते रहे, सीआरपीएफ वाले पीटते देख हंसते रहे, दो तलब। अगर नीट नहीं तो क्या, तमिलनाडु ने फिर उठाई नीट परीक्षा खत्म करने की मांग, विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। सीएम शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, उड़ान भरते ही आई खराबी। पंजाब कांग्रेस में प्रताप बाजवा का सियासी खेल शुरू, चंडीगढ़ में 15 एमएलए से सीक्रेट मीटिंग, राहुल गांधी को चिट्ठी भेजी, वड़िंग और चन्नी की लड़ाई का फायदा। लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी के शेयर 19% तक गिरे, निवेशकों से बोली पीएनसी हम नॉन परफॉर्मर नहीं, क्या एनएचएआई ने गलत जानकारी दी। नहीं चमकाना अपना चेहरा, अभिजीत दीपके ने झारखंड जाने पर साफ कर दी बात। पीएम मोदी का नया इंस्टा वीडियो, 15 अगस्त के लिए देशवासियों से की अपील, बोले हर घर तिरंगा को बनाएं उत्सव। सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद को तख्ते पर लटकने की मिली सजा, लाखों लोगों को मारने का जिम्मेदार ठहराया गया है, ममेरे भाई को पिंजरे में कोट लाया गया। उदयनिधि स्टालिन के बाद अब AIADMK नेता के बिगड़े बोल, त्रिशा का नाम लेकर विजय पर कसा तंज। 48 घंटे में फूटा इस्लामिक नाटो का गुब्बारा, सऊदी अरब परिवार बचाने नहीं आए पाकिस्तानी और तुर्की। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों को मिली मंजूरी, वित्त मंत्री बोली ट्रायल में दोनों के 100 करोड़ नोट छपेंगे, ये 30 साल तक महफूज रहेंगे। सेंसेक्स 388 अंक गिरकर 78,154 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 112 अंक टूटा। हालांकि मेटल और FMCG शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। संसद का मानसून सत्र इस समय पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। एक तरफ जहां विपक्ष छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपनी जवाबदेही से भागता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह तो नहीं आए, लेकिन हालात ये हैं कि जो सांसद आकर सरकार में बैठे हैं वही अब संसद परिसर में प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में संसद के भीतर और बाहर मचे इस सियासी घमासान की पूरी हकीकत क्या है। मंगलवार को संसद परिसर के मकर द्वार पर एक बेहद अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। जिन सत्ताधारी एनडीए सांसदों का काम संसद चलाना और सवालों के जवाब देना है, वो खुद विपक्ष की तरह तख्तियां लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मार्च निकालते नजर आए। असल में हंगामा सरकार की उस रणनीति का हिस्सा लगता है जिसके तहत वह दिल्ली के चंद
जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे से बचना चाहती है। विपक्ष और राहुल गांधी की मांग बिल्कुल स्पष्ट है। वे गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर महज कोई राय या बयान नहीं सुनना चाहते, बल्कि ये जानना चाहते हैं कि छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई का आदेश आखिर किसने दिया था। लेकिन जवाब देने की बजाय बीजेपी नेता झारखंड का मुद्दा उठाकर नैरेटिव बदलने की कोशिश करते दिखे। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी हाथ में राहुल गांधी से झारखंड पर जवाब मांगती हुई तख्ती लेकर नजर आई। जब बीजेपी सांसदों ने प्रियंका गांधी को घेर कर पूछा कि राहुल झारखंड के छात्रों से क्यों नहीं मिल रहे, तो प्रियंका ने मुस्कुराते हुए उनकी बोलती बंद कर दी और बताया कि राहुल वहां जा चुके हैं और छात्रों से मिल भी चुके हैं। प्रियंका गांधी ने करारा तंज कसते हुए कहा कि मैंने पहली बार सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को प्रदर्शन करते देखा है। कम से कम हमने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर तो किया। अब उन्हें यानी गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर सीधे बयान देना चाहिए। संसद के इस हंगामे की आड़ में सरकार ने अपना विधायी एजेंडा बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। मंगलवार को लोकसभा में बिना किसी चर्चा के केरल का नाम केरलम करने और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से जुड़े 2 बिल ध्वनि मत से पारित कर दिए गए। ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है कि इस सत्र में अब तक पास हुए 11 बिलों में से सिर्फ 2 पर ही चर्चा हुई है। क्या बिना बहस के कानून थोपना ही सरकार का नया लोकतांत्रिक तरीका है? इसके साथ ही राष्ट्रपति महोदया ने वंदे मातरम बिल को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इसके गायन में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल का कड़ा प्रावधान किया गया है। उधर आस्था के नाम पर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे के कथित चोरी को लेकर एक ताला लगी दान पेटी के साथ प्रदर्शन किया। मंदिर का चंदा किसने लूटा जैसे पोस्टरों के साथ कांग्रेस भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार इन असल और जन सरोकार के मुद्दों से भाग रही है और हंगामे की आड़ में बिना किसी चर्चा के एक के बाद एक बिल पास करवा रही है। खुद को पूरी तरह से घिरता देख सत्ता पक्ष के नेताओं जैसे अनुराग ठाकुर और निष्कांत दुबे ने मुद्दे को भटकाने के लिए उल्टे राहुल गांधी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा उछाला। लेकिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सत्ता पक्ष की इस दलील की भी हवा निकाल दी। गोगोई ने पूछा कि जब संसद में शिक्षा पर चर्चा हो रही थी तब गृह मंत्री शाह कहां गायब थे। वहीं प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी पहले ही झारखंड जाकर छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान पवन खेड़ा ने अकेले ही मोर्चा संभाल लिया। प्रदर्शन कर रहे एनडीए के सांसदों के गुट में ही शामिल होकर अमित शाह सदन में आओ, चर्चा करो, शर्म करो के नारे लगाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी सुस्ती पर देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़े सवाल उठाए हैं। मामला पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर लाखों वोटरों के नाम काटे जाने और चुनाव आयोग के अपीलीय ट्रिब्यूनल की घोर लापरवाही से जुड़ा है। अदालत को यहां तक कहना पड़ गया है कि इस रफ्तार से तो अगला चुनाव ही आ जाएगा। तो क्या है कुछ ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इस विफलता और एक्शन पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के नाम पर चुनाव आयोग का जो नया सिस्टम सामने आया है उसने लाखों आम नागरिकों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत ड्राफ्ट लिस्ट से 58,20,000 से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। जिन लोगों के नाम काटे गए उनके लिए चुनाव आयोग ने अपीली ट्रिब्यूनल बनाए थे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अंडर काम कर रहे इस सिस्टम की सुस्ती और नाकामी ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट को अब कड़ा दखल देना पड़ा है। आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग की लेट लतीफी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर अपीलों पर फैसला लेने में इतना समय लगा तो अगला चुनाव भी आ जाएगा। आंकड़े ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग की नाकामी की पूरी कहानी
यानी चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। बंगाल में वोटर लिस्ट से जुड़े लगभग 34 लाख अपीलें ट्रिब्यूनल्स में पेंडिंग हैं। याचिकाकर्ता के वकील रऊफ रहीम ने कोर्ट में साफ कहा कि अब तक 1% से भी कम अपीलों का निपटारा हो पाया है। चुनाव आयोग की इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। वोटर लिस्ट से नाम कटने के कारण गरीब लोगों को राशन जैसी बुनियादी सरकारी सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है। वहीं विपक्ष का साफ आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर जानबूझकर ये साजिश रची थी ताकि अपीलें पेंडिंग रहे और बंगाल चुनाव बीजेपी जीत जाए, और ऐसा ही हुआ। अगर ये 34 लाख वोटर जिनकी अपीलें ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हैं वोट देते तो कहीं ना कहीं नतीजा पूरी तरह से पलटा हुआ होता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भले ही बड़े बड़े मंचों से चुनाव आयोग की पारदर्शिता के दावे करते हों, लेकिन बंगाल का यह मामला उनके प्रशासन की विफलता का जीता जागता सबूत है और कहीं ना कहीं बीजेपी के बी टीम होने के सवाल को भी काफी जायज जगह देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की संख्या, काम के घंटे और मुकदमों के निपटारे की रफ्तार का पूरा कच्चा चिट्ठा मांगा है। अदालत ने स्पष्ट पूछा है कि अब तक कितनी अपीलें दाखिल हुई और कितनों पर फैसला हुआ। अब 25 अगस्त पर सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई करेगा और देखते हैं आयोग क्या जवाब देता है। क्या देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब विपक्षी राज्यों को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज का सहारा ले रही है? ये गंभीर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह रंगे हाथों एक भ्रामक वीडियो फैलाते पकड़े गए हैं। राजनीति में अपने विरोधियों को घेरना एक बात है, लेकिन क्या राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने की राज्य की छवि को दुनिया भर में खराब करना जायज है? आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में कि कैसे पंजाब को बदनाम करने की इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सोमवार शाम को आम आदमी पार्टी छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दो सिख युवक नशे के हालात में, जिसे आजकल ज़ॉम्बी ड्रग कहा जा रहा है, सड़क किनारे बेसुध खड़े नजर आ रहे हैं। भज्जी ने इस वीडियो को पंजाब का बताकर घड़ियाली आंसू बहाए और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि पंजाब की जवानी को नशों ने घेर लिया है, लेकिन बीजेपी की इस नैरेटिव और प्रोपेगेंडा की उम्र 24 घंटे भी नहीं रही। पंजाब पुलिस ने तुरंत इस वीडियो का फैक्ट चेक किया और हरभजन सिंह भज्जी के झूठ की पोल खोल दी। पुलिस ने साफ किया कि वायरल वीडियो का पंजाब से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह घटना पड़ोसी राज्य राजस्थान के श्री गंगानगर की है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि महज पंजाबी गाना बजने या पगड़ी पहनने से कोई वीडियो पंजाब का नहीं हो जाता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्ता पक्ष से जुड़े नेता बिना फैक्ट जांचे ऐसी भ्रामक जानकारी क्यों फैला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर सीधे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने पूछा, बीजेपी के कई लोगों ने कल से झूठ एक साथ फैलाया, क्या यह आदेश सीधे पीएमओ से आया था? क्या पीएमओ देश में झूठ फैलाता है? वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बीजेपी की असली मंशा को उजागर करते हुए कहा कि पंजाब के युवाओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन किए हैं और उसी का बदला लेने के लिए बीजेपी इस तरह का झूठ फैलाकर पंजाब के युवाओं को बदनाम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि पंजाब की छवि खराब करने की इस कोशिश पर हरभजन सिंह के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि झूठ पकड़े जाने के बाद हरभजन सिंह ने माफी नहीं मांगी। इसके बजाय उन्होंने मंगलवार को एक और वीडियो पोस्ट कर दिया और उल्टा सच उजागर करने वालों को पेड ट्रोल्स बताकर अपने बचाव की कोशिश की। यह पूरी घटना भाजपा की उस कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है जहां विपक्षी राज्यों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई जाती है और जब प्रशासन सच्चाई सामने लाता है तो मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जाती है। क्या बीजेपी के पास अब राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए सिर्फ फर्जी
फर्जी वीडियो और भ्रामक प्रचार का ही रास्ता बचा है। अगले 72 घंटे, जी हाँ, महज 72 घंटे में देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी और उनकी तमाम राज्य सरकारों की नींद उड़ने वाली है। कॉकरोच जनता पार्टी के एक बड़े ऐलान ने सत्ता के गलियारों में थरथरी मचा के रख दी है। मुद्दा एक ऐसा कड़वा सच है जिस पर करोड़ों रुपए के विज्ञापन खर्च करके विश्व गुरु का नैरेटिव गढ़ने वाली सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। यह मुद्दा है देश के जर्जर सरकारी स्कूल और हवाई विकास की असलियत। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नई संसद, नया और आलीशान प्रधानमंत्री आवास और चमचमाते वीआईपी कॉरिडोर। एक तरफ सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए अरबों रुपए खर्च कर खड़ी की गई ये शानदार इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ हैं वो सरकारी स्कूल जहां छतें बारिश में टपकती हैं और दीवारें गिरने का इंतजार कर रही हैं। इसी दोहरे रवैये और सरकार की नाकामी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त से एक देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार के उस विकास मॉडल पर सीधा और करारा प्रहार किया जो सिर्फ बड़े विज्ञापनों में नजर आता है। उन्होंने सीधा सवाल दागा है कि जब देश में नई संसद बन सकती है या नया प्रधानमंत्री आवास बन सकता है, तो फिर किसानों और मजदूर के बच्चों के लिए गांव में नए स्कूल क्यों नहीं बन सकते। आगामी 15 अगस्त को जब देश का अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस होगा और लाल किले से बड़े बड़े दावे किए जा रहे होंगे, तब सीजेपी गांव के उन सरकारी स्कूलों की हकीकत देश के सामने रखेगी जिन्हें सिस्टम ने पूरी तरह से लावारिस छोड़ दिया है। इस सरकार की घोर विफलता ही है कि आज भी गांव में बच्चों को स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं है, बच्चियों के लिए सुरक्षित शौचालय तक नहीं है। सरकार की नीतियां साफ दिखाती हैं कि उनके लिए गरीब, किसान और मजदूर के बच्चे प्राथमिकता में हैं ही नहीं। सत्ता पक्ष को बेनकाब करने के लिए अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के हिंगोली से इस मुहिम की शुरुआत की है। उन्होंने पूरे देश में सरपंच चैलेंज लॉन्च किया है। इसके तहत नागरिकों और अभिभावकों से सरकारी स्कूलों का सामाजिक ऑडिट करने को कहा गया है। मोदी सरकार एक बार फिर पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है। बिना चर्चा के धड़ाधड़ बिल पास कराने वाली सरकार अब इंडिया गठबंधन के दबाव के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गई है। खबर है कि विवादित FCRA संशोधन विधेयक 2026 को सरकार जब JPSC यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की तैयारी कर रही है, इसे विपक्ष और विशेषकर इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत माना जा रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, कैसे सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद के गलियारों में मोदी सरकार की घबराहट अब साफ नजर आ रही है। 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक यानी FCRA बिल अब सरकार के गले की फांस बन चुका है। सरकार की मंशा इस बिल के जरिए विदेशी फंडिंग के नियमों को और कड़ा करने की थी, जिससे आलोचक सिविल सोसाइटी और सामाजिक संगठनों की आवाज को कुचलने का एक और प्रयास मान रहे थे। लेकिन विपक्ष की अभेद्य दीवार ने सरकार के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार ने न तो FCRA बिल को कार्यसूची में शामिल करने की हिम्मत जुटाई और न ही परिसीमन बिल को। हालात यह है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लगातार विपक्षी नेताओं के दरवाजे खटखटा रहे हैं और स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं ताकि किसी तरह सदन की कार्यवाही चल सके। यह उस सरकार की तस्वीर है जो कभी अपने संख्या बल के अहंकार में विपक्ष की सुनती तक नहीं थी। सरकार भले ही अब इस विवादित बिल को JPC के पास भेजने का विकल्प तलाश रही हो, लेकिन विपक्ष इतने भर से राजी होने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन का साफ स्टैंड है कि बिल को सिर्फ समीक्षा के लिए भेजना काफी नहीं है, बल्कि सरकार को इसे पूरी तरह से वापस लेना होगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।